बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मच गया है। जेडीयू के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी को पार्टी से बाहर कर देना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि जेडीयू में आने वाले वक्त में सियासी उथल-पुथल मचने वाली है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से केसी त्यागी के अलावा ऐसे करीब 1 दर्जन नेता हैं जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब उन स्थानीय नेताओं पर आरोप यह है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से बाहर हट करके काम किया है। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की, उससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के बयान दिया था कि उन्हें दोबारा से आईपीएल में खिलाने पर बीसीसीआई को विचार करना चाहिए। इसका हवाला एनडीए घटक दलों की तरफ से यह दिया गया कि यह हमारे एनडीए घटक दलों के राजनीतिक सोच समझ से विपरीत बयान है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं केसी त्यागी को भुगतना पड़ा। केसी त्यागी ने बीते करीब 15 दिनों में 3 ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव भी कमर कस चुके हैं। बिहार में सरकार बनी थी एनडीए के नेतृत्व में। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, तो वहीं बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे सम्राट चौधरी। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम वादों को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि मैं सिर्फ 100 दिनों का वक्त इस एनडीए की सरकार को बिहार में दूंगा, क्योंकि यह सरकार लोक से नहीं बनी बल्कि तंत्र से बनी है और बिहार में लोकतंत्र की हार हुई है। दरअसल बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने जो तंज कसा है वो बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी किस ओर बढ़ने वाली है और आखिरकार आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के क्या बड़े सियासी फैसले रहने वाले हैं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। पिछले साल चुनाव संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद जब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बिहार में अपराध बढ़ गया है। तो मैंने बयान सुनवाया आपको तेजस्वी यादव का, लेकिन अब सीधे चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा लिए गए एक्शन पर, जहां केसी त्यागी के अलावा करीब 1 दर्जन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तमाम जानकारी साझा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी, जो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं।
देखिए दिनेश जी, अगर हम महत्वपूर्ण इन बिंदुओं पे चर्चा करें, क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से बदलाव के दौर से यहाँ पे गुजरती हुई दिखाई पड़ती है, अब आप देखेंगे भले ही मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार बने हों, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से उम्र अब हावी हो रही है, उसको लेकर भी तमाम तरह की संभावना जताई जा रही है कि क्या उनको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहिए या कोई चेहरे का यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। चूंकि आपने देखा कि हिजाब विवाद जो है दिल्ली तक पहुंचा, उनको बुलाया भी जाता है, मीटिंग भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई। लेकिन क्या ये आने वाले दिनों के लिए कुछ बचा कर रखा गया है कि भाई कुछ समय तक आप रहिए, उसके बाद हम धीरे से मुख्यमंत्री जो है चेंज कर लेंगे? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां हो रही हैं। और इसी बीच जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस बात पे जेडीयू इतनी खफा हो गई कि भाई उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या नीतीश कुमार अब अपने लिए जो भला चाहते हैं, जो लोग उनसे भी पूरी तरीके से अब खुश नहीं है। आप देखेंगे कि केसी त्यागी के बयान अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लगातार वो बयानबाजी करते रहे और ये भी कहा है बीते दिनों कि भाई रहमान को जिस तरह से बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उनको जिस तरह से हटाया गया है, वो भी नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लेवल के प्लेयर हैं और इस तरह से आईपीएल से उनको हटाया जाना कहीं ना कहीं ठीक तरीका नहीं है। अब आप सोचिए कि पूरा देश जहां ये कह रहा था कि भाई रहमान को टीम में नहीं रखना चाहिए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उस बीच केसी त्यागी कहते हैं कि भाई उनको टीम में बनाए रखना चाहिए। दिनेश जी, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर केसी त्यागी के ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ी और साथ में अब ये 12 जो चेहरे जेडीयू की तरफ से बाहर किए गए हैं, उससे भी लगता है कि क्या जेडीयू के अंदर कोई बड़ी कह सकते हैं कि फूट यहाँ पर पड़ने वाली है, कि आपस में जो माहौल है क्या वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि निशांत के नाम को लेकर चर्चा है कि उनको पार्टी में आगे किया जाना चाहिए, तो क्या एक गुट जो है वो खुश दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कार्यकारी अध्यक्ष की भी बात करें तो वो भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र से चुना जा रहा है कपिल, जो उनका नाम है कपिल पाटिल, उनके नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जेडीयू के अंदर खाने में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अमन जी, मैं जानकारी आपसे ये भी चाहूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है, करीब 1 दर्जन वो पार्टी के तमाम सदस्य हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उन तमाम लोगों के बारे में आप जानकारी साझा करें कि किस पद पर वो मौजूद थे और किस आधार पर उन पर कार्रवाई हुई है। देखिए दिनेश जी, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ एक नाम यहाँ पे नजर आते हैं, अगर हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखा पाएं। इसमें अगर आप देखेंगे कि संजीव कुमार सिंह हैं, ये औरंगाबाद से आते हैं। इसके अलावा आप देखें अशोक सिंह, ये जिला अध्यक्ष रहे हैं पूर्व, उनका नाम है। प्रमोद सदा का नाम है, श्री राजकुमार शाह का नाम है, संजय कुशवाहा हैं, कमला कुशवाहा हैं, गोपाल शर्मा हैं, महेंद्र सिंह हैं, इसके अलावा गुलाम मुर्तजा अंसारी भी हैं, अमित कुमार हैं, अवधेश लाल हैं और जमीलुर रहमान भी हैं। तो ये करीबन 12-13 नाम जो खुद अगर आप देखेंगे तो जेडीयू ने बाकायदा एक अपने लेटर हेड पे इन लोगों के नाम लिखे हैं। उनको कहा है कि भाई 6 साल के लिए कम से कम इनको पार्टी से हटा देना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि दिनेश जी की इसको लेकर किस तरह का माहौल अब जेडीयू के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर उनके जो चेहरे हैं वो चुनाव के बाद अगर बाहर किए जा रहे हैं तो क्या पार्टी के अंदर कोई असंतोष पनपता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और क्या कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से केसी त्यागी को पहले निकाला गया, उसके बाद 12 जो ये बड़े चेहरे इनको भी बाहर कर दिया गया? तो अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। साथ में जब अध्यक्ष बनाने की बात जो मैं आपसे कर रहा था उस समय, वो आखिर महाराष्ट्र से क्यों निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि अब तक हम देखें तो जेडीयू का जो मजबूत कह सकते हैं जनाधार है वो बिहार के अंदर नजर आता है। तो ऐसे में हर कोई ये कहता है कि भाई अध्यक्ष जो होना चाहिए वो बिहार से ही होना चाहिए। अब तक तो हमने यही देखा है, लेकिन जिस तरह से अब पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी पनपती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से हो सकता है नीतीश कुमार ने सोचा हो कि भाई अगर बिहार में किसी चेहरे को अध्यक्ष बनाते हैं तो कहीं आपस में कह सकते हैं गुटबाजी होती हुई ना नजर आ जाए, आपस में कहीं जो आपस का मनमुटाव जो है वो उभर के सामने ना आ जाए। इसलिए यहाँ पर कपिल जो पाटिल हैं उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। वैसे में क्या कपिल पाटिल के साथ जो उनकी पार्टी है नीतीश कुमार की जेडीयू, क्या वो चलती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या कपिल पाटिल को लेकर भी अब पार्टी के अंदर कोई विरोध होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। लालू परिवार में भी बिहार में कुछ ठीक ठाक चलता नजर नहीं आ रहा है। बता दें आपको कि पिछले दिनों जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर पोस्ट किया और ये कहा कि पार्टी को जिस खून पसीने से कार्यकर्ताओं ने सींचा, जिस खून पसीने के साथ इतनी बड़ी पार्टी बनाई बिहार में, आज कुछ लोगों ने उस पार्टी को अपने अंडर कर लिया है। दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने को लेकर नेता जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और लालू परिवार के अहम सदस्य माने जाते हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है
उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार को लेकर के भारत रत्न की सिफारिश सरकार से करेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं रोहिणी आचार्य के बयान से सहमत हूं, उनके बयान का समर्थन करता हूं। ऐसे में अमन जी, क्या आगे आने वाला वक्त जो है ये तेजस्वी यादव के खिलाफ ही कोई ब्रिगेड खड़ी होने वाली है बिहार में, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य कर सकते हैं? और आखिरकार क्या इसके अलावा ये भी ऑप्शन नजर आता है कि जेडीयू या बीजेपी में जाने की या उनके साथ गठबंधन करने की तेज प्रताप यादव की कोई रणनीति हो सकती है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेज प्रताप यादव की जो भी राजनीति रही है वो आरजेडी के साथ में रही। अब जब अलग हुए हैं, अलग पार्टी बनाई है और उस पार्टी के साथ में उतरे हैं, 42 के आसपास तकरीबन प्रत्याशी उतरे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप यादव न सिर्फ अपनी सीट हारे बल्कि तमाम प्रत्याशी भी बुरी तरह से हारते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना भर के भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। कुछ दिनों पहले वो विजय सिन्हा से भी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम जो कह सकते हैं उनके जो चीजें नजर आ रही है उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी के सहारे अब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हो या ये दिखाना चाहते हो, क्योंकि कल परसों भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें दोनों भाई आमने सामने तो आए, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि आमने सामने होते हुए भी नहीं मिले, क्योंकि तेज प्रताप यादव उधर मुंह करके निकल गए और तेजस्वी यादव इधर मुंह करके निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बड़ा जो है अजीब लग रहा है कि भाई क्या दोनों के भाइयों के बीच में ऐसा हो गया है, क्या ऐसी आपस में नाराजगी हो गई है कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। तो ये लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है और इसी का खामियाजा अगर आप देखेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उठाना पड़ा, जहां पर दोनों भाइयों के बीच में जो खींचतान हुई और जिस तरह रोहिणी आचार्य का नाम उसमें सामने आया, जिस तरह से कह सकते तेज प्रताप यादव ने तमाम तरह के कमेंट जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर किए और उसी का खामियाजा ये रहा कि जो आरजेडी 2020-21 में आप देखेंगे 75 बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो अचानक से 25-26 सीटों पर आ जाती है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जो ये बताती हैं कि आपस का माहौल खराब होना कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों के बीच में संदेश देता है कि भाई अगर जब अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो प्रदेश कैसे चलाएंगे। और इसी वजह से एक बार फिर एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश कुमार और तमाम जो उनके दल थे मजबूत जनाधार के साथ में सत्ता में जाकर बैठते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, मजबूत जनाधार जेडीयू ने प्राप्त किया, मजबूत जनाधार बीजेपी ने प्राप्त किया, लेकिन झटका लगा तो लालू परिवार को लगा, आरजेडी को लगा और परिवार एक बार फिर से सियासत की दहलीज तक जाने से चूक गया। लेकिन बिहार में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से राजनीतिक दल बनाते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।